अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। आला शख्सियात पर इल्जामात, दुनिया भर में अखलाकी जवाज पर इस्तीफों का रुझान। पाकिस्तान में कुर्सी ही वाहिद पहचान। नैब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की चार्जशीट, सियासी मुकदमात का तासुर गहरा हो गया। तस्करा करेंगे कि एक छोटे से इदारे ने गाड़ियों से लेकर चार्टर्ड तैयारों का इस्तेमाल क्यों किया। गंदम महंगी, रुपए की तस्दील, सोने की चमक में इजाफा। क्या महंगाई का बड़ा सुनामी आने को है? हुकूमत महंगाई के तूफान के सामने बंद कब बांधेगी? और फिर तस्करा करेंगे सुई साउदर्न गैस कंपनी खसारे का शिकार क्यों हुई। और फिर बैरून मुल्क खार होते पाकिस्तानी मजदूर, वजारत खारजा इकदामात उठाने से मजबूर। लेकिन एक बैतुल खला की आराइश के लिए $25,000 मंजूर। मीर रियासत, ये कैसा दस्तूर है? आज इस्लामाबाद के पोश इलाके से सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान को दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत मुतअद्दिद आलमी इदारों ने इस अगवा की मजम्मत की और हुकूमत पाकिस्तान से मतीउल्लाह जान की बाजियाबी के लिए इकदामात उठाने का मुतालबा भी किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, फवाद चौधरी समेत सियासी क़यादत ने इस इकदाम को आज़ादी इजहार राय पर हमला करार दिया है और सियासी क़यादत ने भी मतीउल्लाह जान की बाहिफाजत बाजियाबी का मुतालबा किया है। आलमी इदारे इससे कबल भी पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी के हवाले से सवालात उठा चुके हैं। रवा साल अप्रैल में आलमी इदारे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक पाकिस्तान 180 ममालिक में से मजीद 3 दर्जे तनज़ुली के साथ 145वें नंबर पर पहुंच गया है। RSF के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बाद से सहाफ़ियों के मसाइल में इजाफा हुआ है। यकीनन ये रिपोर्ट हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है और फिर पर्दा फ़िक्र पे दस्तक भी है, क्योंकि वज़ीर आज़म माजी में मीडिया की आज़ादी के दावे करते रहे हैं। वो तस्लीम करते रहे हैं कि उनकी कामयाबी की बड़ी वजह पाकिस्तानी मीडिया है, लेकिन इक़्तिदार में आते ही मीडिया के मसाइल में इजाफा होना और आज़ादी इजहार राय पर पाबंदियाँ, ये परेशान कुन अमर है। अब आगे बढ़ते हैं, मुहज़्ज़ब माशरों की बात करते हैं। वही मुहज़्ज़ब माशरे जिनकी मिसालें मीर रियासत दिया करते हैं। मुहज़्ज़ब माशरों में अवामी ओहदों पर बराजमान अफराद पर जब भी कोई इल्ज़ाम आयद किया जाता है, उनके खिलाफ चार्जशीट सामने आती है, तो इससे कबल के उनके हवाले से तहकीकात की जाए, उन पर जुर्म साबित करने के लिए आईनी और कानूनी जवाज़ फराहम किया जाए, उन्हें अखलाकी तौर पर इस्तीफ़ा देना पड़ता है। यह अखलाकी जवाज़ होता है, मॉरल ग्राउंड्स पर मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। ये इस्तीफ़ा किसी आइन और कानून के तहत नहीं दिया जाता, बल्कि अखलाकी तौर पर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अवामी ओहदों पर बैठे अफराद अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं, ताकि वो आइन और कानून की राह में रुकावट ना बने और गैर जानिबदाराना तहकीकात भी मुमकिन हो सकें। मुहज़्ज़ब अक़वाम में आज भी यही प्रैक्टिस की जा रही है। कोई भी वाक़या हो, कोई भी केस हो, दुनिया भर में ऐसी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं जिसमें अवामी शख्सियात ने आइन और कानून की खातिर अपनी कुर्सी कुर्बान कर दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान माजी में अपने खिताब में अक़वाम आलम की मिसालें देते रहे हैं, मुहज़्ज़ब माशरों की मिसालें देते रहे हैं। मुतअद्दिद मौक़े पर अवामी शख्सियात के इस्तीफ़ों का मुतालबा भी किया है। बाहर के मुल्क में जो मुहज़्ज़ब माशरे हैं, एक ट्रेन का एक्सीडेंट होता है ना, तो वज़ीर रिज़ाइन कर देता है। होता है ना हादसा कि जिसमें मसलन ज़लज़ला आ गया, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये एक कहीं कोताही हुई है, एक सिग्नल तोड़ के दरवाज़ा खुला, ट्रैफिक जा रहा है और ट्रेन आ गई। मेरे ख्याल में रेलवे के वज़ीर को रिज़ाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वज़ीर रिज़ाइन करता है, क्योंकि रिज़ाइन जब तक वो नहीं करता, इंक्वायरी नीचे उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। रेलवे के वजीर एक्सीडेंट रेलवे का हुआ, नीतीश कुमार ने रिजाइन किया। बरतानिया में कितनी दफा हुआ है कि एक छोटा सा भी वाकया होता है रेलवे का, उनका वजीर रिजाइन कर जाता है। साउथ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है कि किश्ती डूब जाती है, किश्ती डूब जाती है, वो तो नहीं चला रहा होता, लेकिन वो कहता है कि मेरे होते हुए किश्ती डूबी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज से 2 साल कबल इक़्तिदार संभाला। उन्होंने अहद किया कि वो अपने माजी के वादों को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। कौमी एयरलाइन PIA के हादसा पर तहकीकात हुई। अब होना तो ये चाहिए था कि इन तहकीकात से कबल ही वज़ीर हवाबाजी मुस्ताफ़ी हो जाते, वो रिज़ाइन करते। उन्होंने इस्तीफ़ा तो नहीं दिया, लेकिन उनके बयानात के बायस मुल्क की सिविल एविएशन इंडस्ट्री का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तानी पायलट्स पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिका ने अपनी फ़ज़ाए हवाओं के बादशाह यानी PIA के तैयारों पर बंद कर दी। दुनिया भर में PIA एक कातिल एयरलाइन बन गई, जिसके कंट्रोल उजड़ पायलट्स के हाथ में है, जो कभी भी और कहीं भी हादसे का शिकार हो सकते हैं।
वजीर हवाबाजी के बयानात ने कौमी एयरलाइन को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। पूरी कौम ने उन पर सवालात किए, मगर वजीर मौसूफ अच्छा सॉरी कहकर अपनी जान बचा लेते हैं। 23 माह के दौरान मुल्क में 100 से ज्यादा रेलवे हादसात हुए हैं, दर्जनों कीमती जानें जाया हुई हैं, महकमे को अरबों रुपए का टीका लगा है, अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है, 65% से ज्यादा इंक्वायरियां दबा दी गई हैं, लेकिन वजीर रेलवे से इस्तीफा तलब किया गया है और ना ही उन्होंने अखलाकी तौर पर मुस्ताफी होने का ऐलान किया है। गुज़श्ता 2 सालों के दौरान अद्वियात का स्कैंडल मंजरेआम पर आया। उंगलियां बराह रास्त मुशीर सेहत की जानिब उठी, लेकिन मामले को फाइलों में दबा दिया गया। आटा और चीनी बहरान में बराह रास्त मुतल्लिका वजारतों के मुलव्विस होने के शवाहिद मिले, मगर वजीर आजम ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। वजीर आजम के मुशीरों के असासाजात की तफसीलात मंजरेआम पर आई हैं। दोहरी शहरियत के हामिल मुशीरों पर सवालात उठाए गए। पूछा गया कि कैसे ऐसा मुशीर जो खुद गैर मुल्की शहरी है वो मुल्क की सालमियत के मामलात पर मशवरा देगा। वो कौमी सलामती के मामलात देखा गया। ऐसे मुशीर जिन्होंने मुल्की बैंकों में पैसे रखना गवारा नहीं किए, वो पाकिस्तानी मईशत और खजाने के लिए कैसे बेहतर हो सकते हैं और उसकी बेहतरी कैसे चाहेंगे। अब होना तो ये चाहिए था कि ये मुशीर अखलाकी तौर पर मुस्ताफी होकर अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात का जवाब देते, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि इनकी तकर्रुरी के हवाले से अवाम के सामने नित नए जवाब पेश किए गए हैं। पीर के रोज पैरागॉन सिटी स्कैंडल में ख्वाजा बरादरान की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी किया है। यह फैसला दर हकीकत चेयरमैन नैब के खिलाफ चार्जशीट था। अखलाकी जवाब तो यह था कि चेयरमैन नैब मुस्ताफी हो जाते, इस्तीफा देकर खुद को एहतसाब के लिए पेश करते, मगर उन्होंने ऐसा हरगिज नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि नैब के हवाले से तासुर है कि इसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है और ताकत से सियासी हरीफों को नैब के जरिए से निशाना बनाया जाता है, जिसकी वजह से नैब पर अवाम का एतमाद खत्म हो गया है। अदालत ने अपने फैसले में मजीद कहा कि माशरे में जमहूरी इक़्तिदार की जगह करप्शन और अक़रबा परवरी ने ले ली है। अवाम की फलाह और गुर्बत का खात्मा तरजीहात में कहीं शामिल नहीं है। बदकिस्मती से पाकिस्तान बने 72 साल और आईने पाकिस्तान को बने हुए 47 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम को आइन में दिए गए हुकूक नहीं मिल सके। अदालत ने मजीद कहा कि ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस इंसानियत की तज़लील की बदतरीन मिसाल है और अदालत को इंतजामी इक़दामात पर नजर सानी करनी चाहिए। अदालती फैसले में हबीब जालिब के शेर का हवाला भी दिया गया है कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। जस्टिस मकबूल बाकिर ने अपने फैसले में मशहूर कॉल का हवाला देते हुए लिखा है कि जो रियासत अपने शहरियों को अपने लिए बामकसद बनाने की गरज से उनका कद काट घटाकर बौना बनाए कि शायद ऐसा करने से वो ज्यादा मुअद्दब हो जाएंगे, जल्द इस रियासत पर खुलेगा कि बौनों के बल पे अजीम मंजिलें मुसख्खर नहीं की जा सकती हैं। आज मुस्लिम लीग की रहनुमाओं ने चेयरमैन नैब से अखलाकी बुनियादों पर मुस्ताफी होने का मुतालबा किया है। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। वक्त ये बताता है कि छोटे लोग जो हैं वो बड़े मसाइल को हल नहीं कर सकते। कि मेरा ख्याल है कि आज नैब और हुकूमत मिलकर ये फैसला कर लें कि इस इदारे को ख़त्म करें। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की हकीकत लिखी है अपने फैसले के अंदर। सुप्रीम कोर्ट लिखता है कि ये केस जो बनते हैं इनके पीछे सिर्फ एक मकसद नज़र आता है, जिन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है उनको हरासां किया जाए, उनको महीनों तक जेलों में डाला जाए, उनकी और उनके खानदान की हतक की जाए। मैंने नैब को डील किया है, वहाँ इंसाफ का माहौल बदकिस्मती से नहीं है। अगर कोई एक फर्द वहाँ इंसाफ देना भी चाहता है, वो माहौल ऐसा है जो उसको इंसाफ नहीं करने देता। वहाँ पे आप इस ड्रैकोनियन लॉ के तहत, ये जो काला कानून है जो पुराना बना हुआ है, जो एक डिक्टेटर ने उसके अंदर ड्रैकोनियन जो आर्टिकल्स हैं वो ऐड किए थे, अगर ये कानून रहेगा तो आप किसी फरिश्ते को भी यहाँ पे ले आए, वो भी वहाँ पे डिलीवर नहीं कर सकते। वाज़े तौर पे लिखा गया कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज किया गया। बदकिस्मती से अपनी पैदाइश से लेके आज तक एहतसाब के नाम पे इस मुल्क में आर्म ट्विस्टिंग की गई है। दौर किसी का भी था, अब वो वर्स्ट कैफियत में है। लाजम है ये पार्लियामेंट पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के वो नई कानून साजी करें। हम इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी शायद अदा नहीं कर सकते, मुझे ये कहने में कोई बात नहीं। हम पुरज़्म हैं, अपोजिशन पुरज़्म है, हुकूमत को भी हिम्मत करनी चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में करप्शन का खात्मा हो, तो बजाय करप्शन की कालक मुखालफिन के चेहरे पे मलने के और करप्शन की उस पूरी ड्राइव को नाकाम बनाने के नए कानून के तहत नया अदारा बनना चाहिए। मुस्लिम लीग की क़यादत तो चेयरमैन नैब के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या चेयरमैन नैब अखलाकी तौर पर मुस्ताफी होंगे? क्या नैब का सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल रोका जा सकेगा? ये मॉरल और लीगल ग्राउंड्स क्या है? इन तमाम तर मामलों पर बात करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि पीटीवी फीस में इजाफे के मामले पर आज काबीना ने यू टर्न लिया है और हर वो यू टर्न जो अवामी मफाद में है वो काबिल सताइश है। सदाकत अली अब्बासी साहब, सबसे पहले मेरे पास सादा सा सवाल है आपसे। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि हुकूमत की हर मुश्किल के पीछे
खुद हुकूमत खुद खड़ी होती है। क्या ये बात दुरुस्त है? सबसे पहले ये बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान में लोगों को आदत नहीं है जमहूरियत की। यहाँ पे आपको पता है ख़ानदानी हुकूमतें रही हैं, जमहूरियत तो रही नहीं। वालिद साहब, उनकी बेटी, उनका पोता, उनका भांजा, उनका भतीजा जैसे सिंध में है, और पंजाब में आपको पता है कि बड़े भाई, छोटे भाई, बड़े भाई की बेटी, छोटे भाई की बेटी, तो उनको आदत ही नहीं है और हमें भी आदत नहीं है। हम कभी किसी जमहूरियत की बात करें, इख्तलाफ राय की बात करें, तो वो फवाद साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है तो फवाद साहब बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई हुकूमत किसी मुश्किल में है। मुल्क में मुश्किलात तो हैं, ज़ाहिर है। हमने कोई फ्रांस की या स्वीडन की इकॉनमी तो इनहेरिट नहीं की। बहुत सारे मुश्किलात हैं, मुआशी, माशरती, सियासी, अदालती, बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं और उन डिफिकल्टीज को बहुत अच्छे तरीके से नजरअंदाज। हर फैसला करने के बाद जब यू टर्न लिया जाता है, फिर बैक फुट पर आते हैं और फिर उसके बाद उसकी सफाई और दलीलें पेश करना पड़ती है। शायद इस तनाजुर में वो कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत दरअसल अपनी मुश्किलात में इजाफा खुद कर लेती है। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आप इस बात से वैसे मुत्तफिक हैं? आप एग्री करते हैं कि ऐसा है? ना मैं इससे मुत्तफिक हूँ, ना आपकी इंटरप्रिटेशन से मुत्तफिक हूँ। बहुत सारी मुश्किल, मैं नहीं समझता कि ये जो फीस वाली बात है ये भी आप करेंगे तो मैं इस पर पूरी बात करूँगा कि इसमें कोई यू टर्न वाली बात नहीं है। अगर आपका एक हुकूमत एक कोई चीज़ लेती है, टैक्स लेती है और इदारे को रिफॉर्म करने के लिए उसको बेहतर करती है, उसको बढ़ाती है, तो ये अभी वक्ती तौर पे 1 हफ्ते के लिए इसको मौखर किया है, हो सकता है बाद में इम्प्लीमेंट हो जाए। इसको लगाने की और बहुत सारी आप तौजीह पेश कर सकते हैं। इसको मैं यू टर्न नहीं समझता। मेरा ख्याल है डिले किया और वक्त के साथ इसको देखेंगे, बिकॉज ये जो 35 रुपये लिए जाते थे आज से 2 साल या 3 साल या 4 साल पहले, उसको बेहतर करने की जरूरत है ताकि इदारा जो डूबा हुआ है, पीटीवी डूबा हुआ है, इसमें सियासी भर्तियां की हैं पीपल्स पार्टी ने, पीएमएल ने, यानी आप ये कह रहे हैं कि आवाम के लिए वजह से ये जो मुख्तसर सा रिलीफ है ये महदूद मुद्दत के लिए है। तो चलिए, जब तक ये है तब तक आवाम की खुशी के लिए एक सहारा रहने के लिए। अब भाई साहब हम आगे बढ़ते हैं। मॉरल ग्राउंड्स होते हैं। क्या रिलीफ है देखें ना, अगर 65 रुपए एक महीने में अगर एक घर से आते हैं तो वो उसी आवाम के लिए लगेंगे। अगर पीटीवी का इदारा बेहतर होता है और उन एरिया में जहाँ गरीब लोग रहते हैं वहाँ सर्विस, जहाँ केबल नहीं है वहाँ सर्विस जाती है, तो इसका अल्टीमेटली बेहतर इफेक्ट आएगा। वो लोग जो केबल नहीं देख सकते उनको पीटीवी अच्छा एंटरटेन करे। हाँ, पैसा कहीं किसी गलत मकसद के लिए ना लगे। अगर पैसा टैक्स आवाम से आता है और वापस जाके गरीबों के पास उसको एंटरटेनमेंट मिलती है तो मैं वैसे कुछ लोग तो ऐसे जिनके घर में टीवी भी नहीं है, जो पीटीवी देखने से भी कासिर है, और साथ ही साथ पीटीवी के अपने अंदर रिफॉर्म्स की जहां तक बात है तो बिल्कुल रिफॉर्म्स की गुंजाइश मौजूद है। करेक्टिव मेजर्स होने चाहिए। ये पैसा जा कहाँ रहा है? क्योंकि खान साहब ने सवाल पूछने का हुनर भी सिखाया था, और आपको याद होगा जब खान साहब ने कंटेनर पर खड़े होकर बिल जलाया था तो उस वक्त कहा था कि पूछा जरूर जाना चाहिए कि ये 10 अरब रुपया जाता कहाँ है। तो आज वो 10 अरब तकरीबन 21-22 अरब होगा। अगर वो 100 रुपए तक पहुंच जाएगा तो अवाम ये पूछने में, बजाने में कि ये पैसे लगेंगे कहाँ? सदाकत अली भाई साहब, बिल्कुल आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। उस वक्त हमारा हक था पूछना, आज आपका और ऑपोजिशन का हक है। ये 21 अरब रुपया अगर किसी की जेब में जाता है, इसमें 21 रुपये भी किसी और की जेब में जाते हैं तो वो जुल्म है। वैसे ही जुल्म है जैसे वो 10 अरब रुपए के बारे में हमारा सवाल था। वो जो सवाल प्राइम मिनिस्टर ने किया था कि 10 अरब रुपया आता है, जाता कहाँ है, क्यों पीटीवी आवाम की खिदमत नहीं करता, क्यों पीटीवी मुस्लिम लीग नून का दुम छल्ला बना हुआ है। तो आज पीटीवी में आप देखें टॉक शोज होते हैं, उसमें अपोजिशन का मौक़िफ़ भी आता है, हुकूमत का मौक़िफ़ भी आता है, और उसको और बेहतरी की गुंजाइश है। हम बेहतर करेंगे और वो जो रिफॉर्म जो करना है 21 अरब रुपया जो आएगा वो इंशाल्लाह दूर दराज इलाकों में इसके पीटीवी की नशरियात जाएंगी। अगर किसी के पास टीवी नहीं है तो वो ये क्लेम कर सकता है और उसको ये टैक्स नहीं लगना चाहिए, बिकॉज ये टेलीग्राफ एक्ट है 1933 का, जिसमें टीवी घर में रखने पे, रिसीवर रखने पे ये टैक्स लगाया गया था। तो अगर किसी के पास टीवी नहीं है तो वो इस टैक्स से मुबर्रा हो सकता है। अच्छा, वो कहाँ क्लेम करेगा? मुझे लगा आप कहेंगे कि जिसके पास टीवी नहीं है वो क्लेम कर सकता है, हुकूमत उसको टीवी भी देगी। नहीं, ये तो अब आप इसका एक चले अज़राए तफन्नुन आप बात कर सकते हैं, लेकिन ये टैक्स कलेक्शन बिजली की मद में इसलिए कि इसको कलेक्ट करना आसान है, लेकिन इसका मसरफ जो है वो टेलीग्राफ एक्ट के मुताबिक। ठीक है, ऐसा चले भाई साहब, मुझे आगे बढ़ना है क्योंकि जो मेरा मौजूद है मैं उस पर आपसे सवाल कर रहा हूं। 2 किस्म के ग्राउंड्स है ना सर, एक लीगल ग्राउंड्स है और एक मॉरल ग्राउंड्स है। और खान साहब ने मॉरल ग्राउंड्स पर बारहा, आपको याद होगा, कहा, नीतीश कुमार की एग्जांपल्स दी, साउथ कोरियन मिनिस्टर की एग्जांपल दी कि कैसे ट्रेन का हादसा होता है या किश्ती डूब जाती है तो वजीर मौसूफ स्टेप डाउन करते हैं, रिजाइन करते हैं मॉरल ग्राउंड्स पर, वो लीगल जवाब पेश नहीं करता है।
लेकिन सदाकत अली भाई साहब, क्या वजह है कि हमारे यहाँ जो सियासी माहौल है उसमें ये जो अखलाकी इक़दार हैं वो कम होती चली जा रही हैं? जो अखलाकी जवाज़ के मामले पर स्टेप डाउन करने वाला मामला है वो हमें दिखाई नहीं देता है। इसमें नून लीग भी थी, पीपल्स पार्टी भी, खैर वो क्या करती रही, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं कोट भी कर सकता हूं। लेकिन क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपसे जानना चाहूंगा कि अभी तक चौधरी गुलाम सरवर साहब जो वजीर हवाबाजी हैं उनके हवाले से भी कोई ऐसी मूव नहीं चली। वजीर रेलवेज कितने हादसात हो गए सबके सामने, कोई ऐसी मूव नहीं चली, ना ही उस तरफ से कोई रेजिग्नेशन आया है। देखें, बात आपकी जो जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब एक अपोजिशन लीडर थे और एक पार्टी बना रहे थे, उस पार्टी का बयानिया और उसका मैसेज दे रहे थे, उस वक्त ज़ाहिर है सारी बातें आइडियलिस्टिक थी और एक आइडियल हमने लोगों को बताना था। अब हमने उस आइडियल की तरफ जाना भी है और एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ट्रांजिशन है। मैं समझता हूं कि आपकी बात में वजन है कि जो हमने बातें की थी हमें पहले दिन से उन पे आना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूं कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट और अल्टीमेटली वो वक्त आएगा पाकिस्तान में जब लोग इस्तीफे भी देंगे। मैं ये समझता हूं कि ये जो रिफॉर्म है, ये जो हम जिस तरफ जा रहे हैं हमें उधर जाना है और जल्दी पहुंचना है, लेकिन जो एक इदारे को एजुकेट करना है, लोगों को एजुकेट करना है, शऊर देना है, वो हमने एज ऑपोजिशन में दिया है। अब हमें उसको डिलीवर भी करना है और जो हमने हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं उन पे इस मुआशरे को लेके आना है। इंसाफ वो है जो दिखाई दे, इंसाफ वो नहीं जो सुनाई दे। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त जो बातें हुई थी वो आइडियलिस्टिकली बातें की गई थी, तो व्हाई डोंट यू सेट ट्रेंड्स? अभी अगर वजीर मौसूफ स्टेप डाउन करते हैं या वजीर आजम पाकिस्तान खुद एक्शन लेते हैं और प्रूव करते हैं कि उस वक्त जो मैंने कहा था आई मेंट व्हाट आई सेड, तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा? एक ट्रेंड सेट हो जाएगा और वो जो आइडियल जिसकी तरफ आप जाना चाह रहे हैं उसकी तरफ इब्तिदा होगी, बारिश का पहला कतरा होगा। हर्डल क्या है उस तरफ जाने में? बिल्कुल ठीक है। देखें, इससे पहले मैं आपको 4-5 मिसालें दे सकता हूं जहां उन पे सवाल उठा, आमिर कैनी साहब को हटा दिया गया, हमारे अजमल वजीर साहब पे उनकी ऑडियो टेप आई, उनको निकाल दिया गया। अब पंजाब से एक वजीर ने कल परसों इस्तीफ़ा दे दिया है। इसी तरह अगर कहीं सवाल उठते हैं और अगर वजीर की गलती इस्टेब्लिश हो जाती है तो या तो वजीर रिज़ाइन कर देगा या वो उससे इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा। और मैं बताऊं आगे भी ऐसी बातें चलती रहेंगी। हाँ, हो सकता है कि आपका ख्याल है कि 10 लोगों को होना चाहिए और हमारा ख्याल है कि 4 को होना चाहिए। पंजाब में जब अलीम खान पे केस आया था उनसे वजारत वापस ले ली गई थी, सप्तान खान पे केस आया था, हमारा ख्याल है कि जो डिजर्व करता है उसके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए, जो डिजर्व नहीं करता उसको स्टेप डाउन करना चाहिए। सर, अब वजीरों से आगे बढ़ते हैं, वजीरों और मुशीरों से आगे बढ़ते हैं। डिजर्व करना, रेहान साहब जी डिजर्व करने का फैसला भी आपने और मैंने नहीं करना, शायद जो बंदा वहां बैठा है उसने करना है। ये एक 2 तरह की ओपिनियन है। आपको जिससे नजर आता है, आपका ख्याल है कि 10 बंदों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जबकि हुकूमत ख्याल है कि 5 का होना चाहिए। ऑफिस होल्डर होता है तो उसकी अखलाकी राय है और वो उसका एहतराम है। पॉइंट करती है जब अवाम की तरफ से भी फिंगर्स रेज की जा रही होती हैं, फिंगर पॉइंटिंग शुरू हो जाती है। यासा आपकी जो फ़ज़ाई हुदूद है यकीनन उसके ऊपर ऑपरेशन पर बैन लगाता है, अमेरिका आपको 2nd रैंक पर ले आता है 1st से गिरा कर, तो यकीनन क्वेश्चंस तो उठते हैं। खैर, वजीर और मुशीरों से जरा आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन नैब के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ख्वाजा बरादरान की बेल पिटीशन के ऊपर तफसीली फैसला जारी किया गया, वो एक चार्जशीट है। तो आपको नहीं लगता वैसे सदाकत अली भाई साहब के चेयरमैन नैब को भी मुस्ताफी होना चाहिए? देखें, ये केस नवाज शरीफ साहब के अपने दौर का है और चेयरमैन भी उनके अपने दौर के हैं और वो हमारे दौर में भी सारा मेंटेन रहा। नैब की बहुत सारी जगहों पे एतराज़ भी हो सकता है, लेकिन जो आम कानून है शायद वो वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ने के लिए काफ़ी नहीं था, इसलिए ये मुशर्रफ साहब नैब का ऑर्डिनेंस लेके आए थे। इसीलिए मुस्लिम लीग नून ने 5 साल इसको रखा, पीपल्स पार्टी ने 5 साल रखा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त सवाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नहीं उठा रही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उठा रही है। ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो हैं देखिए वो उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस की जो ऑब्जर्वेशन है उसका अगर आप 93 पैरा पढ़ें तो उन्होंने कहा ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, इसका केस के फैसले पे और केस की प्रोसीडिंग पे कोई असर नहीं है। तो वो उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो जाहिर है वो हमारे लिए बाइंडिंग है और नैब उस पर एक्ट करेगा और उसका जवाब भी देना चाहिए और अदालतों के जो फैसले उनको मनोमान इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये एक चीज़ है, ये अभी ज़मानत पे बात है, अभी वो इससे फारिग नहीं हुए। लेकिन अगर नैब की कोई कमी है तो नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, हुकूमत के ताबे नहीं है, इसको आइनी तौर पर हम बेहतर कर सकते हैं और अगर अदालतें भी कोई डायरेक्शन देगी तो इसको बेहतर किया जाना चाहिए। आपको नहीं लगता कि अब एस्टैब्लिश हो गया है कि नैब जो है वो सारे केसेस पीपल्स पार्टी के बने हुए और पीपल्स पार्टी पे सारे केसेस नून के बने हुए? आपको नहीं लगता कि एस्टैब्लिश हो गया आपके नैब को विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा और अभी हो रहा है?
नहीं, मैं वो ठीक है, अगर उन्होंने इसको उनकी ऑब्जर्वेशन है तो उस पर भी हो सकता है ये किसी एंगल पे हो, लेकिन वो बेसिकली उसका इस केस के हवाले से है और ये केस बनाया गया नवाज शरीफ साहब के अपने दौर में है, तो हम तो इस केस को अपने दौर का समझते ही नहीं है, तो ये हमारे दौर में चला ज़रूर है और इसमें प्रोसीडिंग हुई है, लेकिन वंस अगेन हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये नैब और अदलिया के दरमियान है। हुकूमत अदालत के हर हुक्म को इम्प्लीमेंट करेगी जो हुकूमत के लिए है, लेकिन नैब एक आइनी इदारा है और ख़ुद मुख्तार इदारा है, उसकी बेहतरी जो है वो पूरा पार्लियामान कर सकता है और ये हम सबके लिए सवाल है, इसको मजीद बेहतर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब, अगर ये का इदारा, शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी है। आगे बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज कोरोना अज खुद नोटिस केस की समाअत की है, जिस सिलसिले में एनडीएमए का नुमाइंदा अदालत में पेश हुआ। चीफ जस्टिस ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि एनडीएमए को मालूम ही नहीं है कि अदालत के साथ कैसे चलना है। हम वजीर आजम को कह देते हैं कि सारा एनडीएमए फारिग कर दें और किसी को एक पैसा भी ना खाने दें। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि चीन से अल हफीज के नाम से मशीनरी बरामद की गई, इसकी दस्तावेजात कहाँ हैं? गुज़श्ता 3 समाअतों से दस्तावेजात मांगी जा रही हैं। अल हफीज क्या है, कौन है, मालिक कौन है, कुछ सामने नहीं आया। 3 बार हुक्म देने के बावजूद दस्तावेज क्यों नहीं दी गई? जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया कि जो मशीनरी चाइना से बरामद की गई उसकी कीमत किसने अदा की जहाज चार्टर्ड करने और इसकी अदायगियों की तफसीलात कहाँ हैं? इस पर डायरेक्टर एडमिन एनडीएमए ने बताया कि एलसी कंपनी ने खरीदी है और कस्टम को ड्यूटी दी है। कंपनी की मशीनरी एनडीएमए ने इंपोर्ट नहीं की। चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा, एनडीएमए अरबों रुपए कैसे खर्च कर रहा है? एनडीएमए के मेंबर एडमिन को खुद कुछ मालूम नहीं है। एनडीएमए टिड्डी दल के लिए जहाज और मशीनरी मंगवा रहा है। सिर्फ जुबानी नहीं, दस्तावेजात से शफाफियत दिखानी पड़ेगी। कराची में इतना कैश कोई कैसे दे सकता है? लगता है हमारे साथ किसी ने बहुत होशियारी और चालाकी की है। वैक्सीन और अद्वियात की इंपोर्ट की दस्तावेजात कहाँ हैं? चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि अटॉर्नी जनरल साहब क्या तमाशा चल रहा है? लगता है एनडीएमए को ही खत्म करना पड़ेगा। एनडीएमए को खत्म करने के लिए वजीर आजम को सिफारिश कर दे। 3 बार नोटिस कर चुके हैं, एनडीएमए वजाहत करने में नाकाम रहा है। क्या चेयरमैन एनडीएमए को तौहीन अदालत का नोटिस कर दें? अदालत ने एनडीएमए की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए हैं, साथ ही अहम नुकात की निशानदेही भी किया। आज अदालत के रिमार्क्स एनडीएमए और हुकूमत की कारकर्दगी पर यकीनन सवालिया निशान है। यकीनन कौम के टैक्सेस के पैसे को एहतियात, दयानतदारी और जवाबदेही के एहसास के साथ खर्च करना हर हुकूमत की जिम्मेदारी है, मगर ये जिम्मेदारी निभाने में हुकूमत नाकाम दिखाई दे रही है। या एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तस्करा करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का। हमारे साथ वेलकम बैक। कोई भी हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने के लिए अशियाए जरूरिया पर सब्सिडी देती है। मौजूदा हुकूमत ने भी मुताद्दिद बार बारहा अशियाए जरूरिया पर सब्सिडीज दी हैं, मगर इसके असरात आम आदमी तक नहीं पहुंच सके। पीर के रोज वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत मईशत से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर के लिए कायम थिंक टैंक का इजलास हुआ। इजलास में बिजली, गैस, फर्टिलाइजर्स, यूटिलिटी स्टोर्स, एक्सपोर्ट्स और दीगर सरकारी इदारों के हवाले से बजट और फिर बजट के अलावा दी जाने वाली सब्सिडीज पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जिसके बाद वजीर आजम की हुकूमती सब्सिडीज का जायजा लेने के लिए सेल कायम करने की हिदायत भी सामने आई। वजीर आजम ने सेल कायम कर दिया, लेकिन उन्होंने एक टाइगर फोर्स भी बना रखी है, जिसका मकसद जखीरा अंदोजी का जायजा लेना, यह देखना कि यूटिलिटी स्टोर्स पर दी जाने वाली सब्सिडी आम आदमी तक पहुंच रही है या फिर नहीं। लेकिन हुकूमती इदारों की तरह टाइगर फोर्स भी इन तमाम तर मामलात में बुरी तरह नाकाम हुई है। एक बहरान के बाद दूसरा बहरान सामने आ रहा है, मगर हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। हर बहरान से सिर्फ आम आदमी मुतासर हुआ है। हुकूमत ने बहरानों के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के वादे किए, मगर आम आदमी को नोटिस से कोई भी फायदा हासिल नहीं हुआ। आए रोज ज़रूरी अजनास की कीमतें बढ़ रही हैं, चीनी की कीमत में हर रोज इजाफा हो रहा है, आटा दिन ब दिन आम आदमी की पहुंच से दूर हो रहा है, बिजली महंगी, गैस गिरा, पानी की बूंदों पर भी टैक्सेस की भरमार है, मगर हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। मुल्क में गंदम की फसल की कटाई हुई, खुशी के शादियाने बजाए गए। पंजाब में इजला ने अपने हदफ से ज्यादा गंदम खरीदी, मगर फिर अचानक गंदम मार्केट से गायब हो गई। इस वक्त जखीरा अंदोजों ने 50 लाख टन गंदम मार्केट से गायब कर दी है, जबकि गंदम के मामले में खुद कफील सूबे पंजाब में गंदम की मनमानी कीमतों ने गुज़श्ता तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। पंजाब ने 45 लाख टन का हदफ मुकर्रर किया, लेकिन 40,80,000 टन गंदम खरीदी गई। अब हैरानकुन तौर पर इसमें से भी 40 लाख टन काश्तकारों ने खुद जाकर सरकारी मराकज़ में फरोख्त की, यानी तमाम इदारों और एजेंसी समेत सूबे भर की ब्यूरोक्रेसी को शामिल करने के बावजूद सिर्फ 80,000 टन गंदम बरामद की जा सकी है। इस वक्त रावलपिंडी में
गंदम की कीमत 2300 रुपए, लाहौर में 2250 रुपए, हारूनाबाद में 2200 रुपए, इसी तरह रहीम यार खान में 2150 रुपए है, पेशावर में 2200 और कराची में 2030 रुपए मन है। सरकारी और निजी गंदम की कीमतों में 800 रुपए फी मन के फर्क के बायस बाज़ अजला में सरकारी कोटे की गंदम की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त भी जारी है, लेकिन वसीम अकरम प्लस, टाइगर फोर्स और वजीर आजम की मशीनरी इस पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम है। हैरानकुन बात यह है कि वजीर फूड सिक्योरिटी तो गंदम के गायब और महंगा होने के मामले से बिल्कुल लाइल्म निकले हैं। फखर इमाम ने फ्लोर ऑफ द हाउस क्या कहा, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। अजूबा है कि पहली दफा तारीख में ऐसे हुआ है कि सप्लाई आ चुकी है, अब ये गंदम गई कहाँ है। 66 लाख टन तो खरीदी हुकूमत ने, पंजाब ने 41 लाख, सिंध ने 1.25, बलूचिस्तान ने 1 लाख टन और पास्को ने 12 लाख। अब वो कहाँ ये चलेगी? तकरीबन 60 लाख टन ऐसी गंदम है जो मार्केट में है, तो इसके हमें भी नहीं समझ आई। ओवरऑल 15 लाख टन शॉर्टेज है, जिसके लिए 7 लाख टन के हमने इंपोर्ट परमिट्स भी अलाउ कर दिए हैं। आटा यानी रोटी आम आदमी की जरूरत है, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि अक़वाम आलम क्या कर रही है, उससे इससे भी गर्ज नहीं है कि स्टॉक मार्केट का रुझान क्या है, स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स क्या है, उसे सियासी दर्जा हरारत से भी फर्क नहीं पड़ता है। उसकी सारी तगोदो दो वक्त की रोटी हासिल करने के लिए होती है। पाकिस्तान में आटे की कीमतों का जायजा लिया जाए और इंतहाई परेशान कुन हकायक सामने आते हैं जब गंदम की कीमतों से मुताल्लिक बात सामने आती है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त फी मन गंदम की कीमत 297 रुपए थी, जिसमें मुसलसल इजाफा होता रहा। आसिफ अली जरदारी के दौरे हुकूमत में फी मन गंदम की कीमत 1180 रुपए हो गई। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 सालों के दौरान फी मन गंदम की कीमत 1470 रुपए थी। लेकिन अब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी वजीर आजम इमरान खान का दौरे हुकूमत है, जिनकी हर तकरीर का मौजू आम आदमी होता है, उस दौर में फी मन गंदम की कीमत 2100 रुपए से तजावुज कर चुकी है। सिर्फ 2 सालों के दौरान 1 मन आटे की कीमत में 700 रुपए इजाफा समझ से पाला है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वज़रा और मुशीरों ने इन कीमतों का भी अनोखा हल पेश किया, यानी इसका सादा सा हल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो आम आदमी की मुश्किलात दूर कर सकता है, वो क्या हल है, जरा उसकी एक झलक मुलाहिजा कीजिए। मैं समझता हूँ कि हमें एहसास है कि कहीं ना कहीं जो चीनी का बहरान हुआ है, आटे का बहरान हुआ है, कहीं ना कहीं हमसे, हमारी हुकूमत से, हमारे लोगों से कहीं ना कहीं किसी किस्म की कोई कोताही हुई होगी, जिससे हम उस कोताही को हम पूरा करने के लिए भरपूर तरीके से कोशिश भी कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि हमने ऑलरेडी, हमारी हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि हम इतने टन गंदम जो है इंपोर्ट करेंगे। कोई किसी किस्म का बहरान नहीं है। उस हवाले से जिन जिन फ्लोर मिल्स की तरफ से कोताही गफलत हुई, उनके खिलाफ भी फौरी एक्शन लिया गया। उन्होंने 2 ऑप्शन रखे थे। उन्होंने कहा कि 90 ग्राम हो और 10 रुपए पे हो, अगर 130 ग्राम हो तो 15 रुपए पे हो, तो वो दोनों हमने उनसे साथ नहीं माने। हमने कहा ये ज्यादती होगी। फिर जो लास्ट वो है, वो भी उस जो सिचुएशन है उसको देख के मेरे ख्याल से 115 ग्राम पे 10 रुपए। दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। बट इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन जरूर लाएगा और बहुत जल्द कि 2 के बजाय आप 2.5 रोटियां खा सकें। आखिरी ऑप्शन ठीक है कि दानिशमंदी का मुजाहरा कीजिए, 2 की बजाय कुछ वक्त के लिए 1 रोटी खाएं, और अल्लाह करे वो वक्त भी आएगा जब आप 2 की बजाय 2.5 रोटियां खाएंगे। वो वक्त कब आएगा वो करीब तो दिखाई नहीं दे रहा है। मामला गंदम की कीमतों में इजाफे का ही नहीं है, बल्कि गुज़श्ता कई रोज से पाकिस्तानी रुपया भी मुसलसल बेतौकीर हो रहा है। पाकिस्तानी रुपये भी अंडर प्रेशर है। रुपये की कम होती कदर के साथ साथ सोने की चमक में भी इजाफा हो रहा है। फी तोला सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। रुपए की कदर में कमी, सोने की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी की कमी है। एक जानिब मुल्क में पैदा होने वाली ज़रूरी अजनास की कीमतें बढ़ रही हैं, तो दूसरी जानिब डॉलर की कदर बढ़ने से दरामदी अशिया भी महंगी होती चली जा रही हैं। इस सारे तनाजुर में महंगाई का एक बड़ा रैला पाकिस्तानी अवाम को कुचलने के लिए सर उठा रहा है। हुकूमत इस तूफान के आगे बंद बांधने में नाकाम नजर आ रही है। सवाल यह पैदा होता है कि सब्सिडीज का फायदा आम आदमी तक कैसे पहुंचेगा? क्या सब्सिडीज का जायजा लेने के लिए सिर्फ सेल कायम करना जरूरी है या इससे बढ़कर आगे भी कुछ करना होगा? एक तरफ मुल्क में महंगाई का जिन है कि बेकाबू होता चला जा रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, थमने नहीं पा रहा है, इस अफरीत ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी है, तो दूसरी जानिब हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के बायस मुनाफे में चलने वाले कौमी इदारे भी मुसलसल खसारे का शिकार हो रहे हैं। इन्हीं इदारों में से एक सुई सौदन गैस कंपनी है। ज़राए के मुताबिक सुई सौदन गैस कंपनी लिमिटेड भी खसारे में चलने वाला इदारा बन गई है और इसका हाल भी PIA और पाकिस्तान स्टील मिल्स जैसा होने वाला है।
एडहॉक इंतजामिया गैस की चोरी और नुकसानात पर काबू पाने में नाकाम है और इंतजामिया कौमी खजाने को सालाना 35 अरब रुपए के नुकसानात का बाइस बन रही है। अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक एडहॉक इंतजामिया की वजह से न सिर्फ अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है और सिंध को गैस की फराहमी भी तवील तातुल का शिकार है, बल्कि कंपनी इंतजामिया मुल्क को महंगी LNG की तरफ धकेल रही है और बाकायदगी से बिल अदा करने वाले सारिफीन से अरबों रुपए हासिल कर रही है। अखबार के मुताबिक इस वक्त SSGCL की यौमिया सप्लाई 1200 मिलियन क्यूबिक फीट है। इसमें से चोरी के बाइस 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस यौमिया सिस्टम से गायब हो रही है और नुकसानात 17.5% तक पहुंच गए हैं। 1% नुकसान का मतलब है कि आमदनी में 2 अरब रुपए की कमी और 2019-20 में गैस चोरी की वजह से कौमी खजाने को 35 अरब रुपए का टीका भी लगा है। इंतजामिया गैस के नुकसानात का जिम्मेदार बलूचिस्तान को करार दे रही है, बल्कि देखा तो ये जाना चाहिए कि सूबे में गैस की तलब मजमूई गैस सप्लाई का 6% से जायद नहीं है। SSGC की तबाही की एक वजह इदारे में मुस्तकिल सरबराह की तैनाती का ना होना भी है। 2016 से मैनेजिंग डायरेक्टरशिप 3 मैनेजिंग डायरेक्टर्स के दरमियान एक म्यूजिकल चेयर का खेल रही है। एक म्यूजिकल चेयर बनी हुई है जिनमें मौजूदा MD अमीन राजपूत भी शामिल है। मुस्तकिल MD ना होने से कंपनी में इंतजामी मसाइल पाए जाते हैं और गैस चोरी और लीकेज के नुकसानात 18% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कंपनी के सरबराह की तकर्री के लिए 3 महीने की डेडलाइन दी थी, मगर हनूज मैनेजमेंट डायरेक्टर्स का तकर्रुर अमल में नहीं आ सका है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि वज़ीर आज़म इनके अहकामात पे हवा में उड़ा दिए जाते हैं और जो लोग अहकामात हवा में उड़ाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा क्यों है? क्या हुकूमत दीगर इदारों की तरह इस इदारे की तबाही का भी महज तमाशा देखती रहेगी? इसका कोई मुस्तकिल हल निकाला जाएगा या महज इसे भी तूल दे दिया जाता चला जाएगा और आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ती चली जाएंगी? या एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि वजारत खारजा ने किस तरह एक वॉशरूम की रेनोवेशन पर $25,000 अप्रूव किए हैं। इस पर बात होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। मीर रियासत, चलिए आज एक दिलचस्प काम करते हैं। आज हम टाइम मशीन के जरिए तकरीबन 2 साल पीछे जाते हैं। तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ चुकी है। आप वज़ीर आज़म हाउस में कदम रख चुके हैं। आपके दोस्तों की नज़रें वज़ीर आज़म की गाड़ियों और भैंसों पर पड़ती हैं। आप फ़ौरन उनको फ़रोख्त करने का हुक्म देते हैं। आप ऐलान करते हैं कि आप वज़ीर आज़म हाउस में नहीं रहेंगे। फालतू प्रोटोकॉल की बजाय सादगी इख्तियार करेंगे। ऑस्टेरिटी ड्राइव चलती है। मीडिया पर आपकी चाय और बिस्किट की कहानियां सामने आती हैं। आप ऐलान करते हैं कि वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाएगा। गवर्नर हाउसेस को आम आवाम के लिए खोला जाएगा। आपकी सादगी मुहिम के खूब चर्चे होते हैं। पूरी कौम आपके कारनामों की तारीफ करती है। हर शख्स बोतरफ हो जाता है वज़ीर आज़म का। लेकिन मेरे रियासत, अब हम जुलाई 2020 में हैं। वज़ीर आज़म हाउस में क्लासेस का आगाज़ तो नहीं हुआ। आपने यहाँ मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार ना करने का ऐलान वापस लिया। हाँ, गवर्नर हाउस पंजाब में रौनक मेला सिर्फ कोरोना के बायस रुका हुआ है। मेरे रियासत, 2018 में वज़ीर आज़म हाउस के पुरतायुश वॉशरूम्स की वीडियो सोशल मीडिया पर आई। साबिक हुक्मरानों को खूब तनकीद का निशाना बनाया गया। दावा किया गया कि नए पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेरे रियासत, आज 2 साल गुजरने के बाद तमाम दावे हवाओं में तहलील होते हुए दिखाई देते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी माजी के हुक्मरानों की रवायत की अमीन बन चुकी है। मेरे रियासत, मुल्क इस वक्त माशी मसाइल का शिकार है। आलमी इदारों के कर्ज, मुल्क की बैंक के वाजिबात और दीगर खराब माशी हालात मुल्क कौम के लिए परेशान कुन है। लेकिन आपकी हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब पर नवाजिशात की इंतहा कर दी है। मेरे रियासत सिर्फ एक बैतुल खला की तज़ीन व आराइश के लिए $25,000 जारी कर दिए हैं। मेरे रियासत, मुस्तकिल मंदूब के घर की सरकारी रिहाइशगाह की तज़ीन व आराइश के लिए $2,25,000 की रकम मंजूर की गई थी, जबकि अब सिर्फ वॉशरूम के लिए अलहदा से $25,000 जारी करना यकीन कीजिए समझ से बालातर है। मेरे रियासत, एक ऐसा वॉशरूम जो पहले ही मुगलिया दौर के तर्ज तामीर, अंग्रेज दौर की सैल पसंदी का आयनादार है, उसकी आराइश के लिए रकम क्यों दी जा रही है? मेरे रियासत, कहीं ये रकम बैतुल खला की तज़ीन व आराइश के नाम पर किसी को नवाजने के लिए तो जारी नहीं की गई है। मेरे रियासत की नवाजिशात, इनायात आपकी सादगी और किफ़ायत शारी मुहिम की खिलाफ वर्जी हैं। लेकिन आपकी हिदायत नज़रअंदाज करने वालों के खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे? मेरे रियासत, 1-1 रुपया उस गरीब कौम ने अपने पेट काट कर जमा किया है। मेरे रियासत, इस कौम ने अपनी ज़रूरियात कम करके टैक्स अदा किए हैं, लेकिन इस पैसे को पानी की तरह बहाने पर कौम को क्या जवाब दिया जाएगा? मेरे रियासत, ये कौम मजीद तकलीफ बर्दाश्त करने से कासिर है। इसलिए अब आप ही इसकी तशफ़ी कीजिए। अब आप ही इस कौम को समझाइए और इसके दुखों का मदावा कीजिए। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।